हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट है 4 सीडीपी पेपर फर्स्ट का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम सेट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम 2013 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा सीटेट का, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये एग्ज़ाम जो है आपका, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 28 जुलाई 2013 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। प्रश्न पत्र फर्स्ट है, ये प्राथमिक स्तर के लिए है, क्लास नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्लास के लिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज वर्णन, सेकंड ऑप्शन इज अंतर करना, थर्ड ऑप्शन इज पहचान करना या फिर वर्गीकृत करना। किसके लिए आपका संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा अंतर करना। सॉल्यूशन इसका यहाँ पे यही है कि किसी भी सूचना में अंतर करना जो होता है, वर्गीकरण करना या विभेद करना आदि, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आपके किसी भी सूचना में जो अंतर करना होता है, वो आपका वर्गीकरण करना और विभेद करना जो है, ये सब क्या है, ये किसके अंदर आता है, संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका सी। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज राजेश अति लोपुक पाठक है। ठीक है, कैसा पाठक है वो, अति लोपुक पाठक है वो, और अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त पुस्तकालय जाता है। ठीक है, जो अपने कोर्स की जो वो पुस्तक पढ़ता है, उसके अलावा भी वो कहाँ जाता है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी जाता है। भिन्न प्रकरणों में पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी परियोजना क्या है, परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक और अभिभावक द्वारा कभी कभी कहने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, तो उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इसका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है वो, तथ्य आधारित आपका शिक्षार्थी है, शिक्षक अभिप्रेरित है, या फिर आकलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका होगा आंतरिक रूप से क्या है, वो अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है आपका। थर्ड क्वेश्चन इज यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ऐसा डैश की अभिप्रेरणा के कारण होता है। शक्ति के उपयोग करते हैं अपनी उपेक्षा को कम करने में, कक्षा के साथ संबंध होने में, या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, अपनी उपेक्षा को कम करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक डैश के योग्य बनाती है। जो मानव बुद्धि और विकास की समझ है, वो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, सेकंड शिक्षण के समय शिक्षार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, या विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थी को यह बनाने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा विविध शिक्षार्थी के जो शिक्षण के बारे में क्या है, स्पष्टता,
यही उसको क्या बनाती है, योग्य बनाती है इस चीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्य क्या है, ये देखना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक, जो टीचर है, टीचर के द्वारा पूछा गया प्रश्न संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। विकास और सीखना समाज संस्कृति संबंधों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखता है। या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। द करेक्ट आंसर इज इसका डी होगा। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे इसकी कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया होती है, जिसमें बालक क्या है, धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न से उच्च अवस्था की ओर क्या करता है, बढ़ता है। और साथ ही वह खेलने से बालक में सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे के विकास में आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में बताइए। क्या सत्य है कि बच्चे का विकास हो रहा है, उसमें क्या बताना है, आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन आनुवंशिक और जो वातावरण है वो दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। या फिर समवयस्क और पितरक जीन्स का सापेक्ष योगदान नहीं होता। या फिर आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। या फिर सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए क्या है, आनुवंशिक जरूरी है। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन देखो इसका कि बच्चे के विकास में जो आनुवंशिक और जो वातावरण की भूमिका क्या है, रहती है। कैसे आपका, क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का जो आनुवंशिक गुण है वो उसके चारों ओर वातावरण पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन समवयस्क और पितरक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज समाजीकरण है। सोशलाइजेशन के अंदर से भी क्वेश्चन आ गया आपका। हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन होता है वो समाजीकरण है। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, एक्सप्लेनेशन में आता है यहाँ आपका कि व्यक्ति समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। मतलब कि समाजीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। और इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज के मूल्य और जो उसके रीति रिवाज होते हैं, उसके आदर्श होते हैं, उसके सामाजिक उद्देश्य होते हैं, उसको क्या करता है, सीखता है। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक संस्कृति संसार से परिचित कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आता है आपका। 8 क्वेश्चन इज पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थी के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। ठीक है, एक शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने क्या है, शिक्षार्थी के खेल रक्षण को क्या है, सुधारना चाह रहा है। तो कौन सी युक्ति जो है वो शिक्षार्थी को अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने में सबसे हेल्पफुल होगी। शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षक का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थी को ये बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखने उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर
बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। यह आपका क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। बात चल रही है क्रिकेट की। क्रिकेट में खेल क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा कि क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक क्या कराया जाए, अभ्यास करवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के, एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वे विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर क्या करती है, उनको उपलब्ध कराती है। वाइगॉत्स्की के परिक्षेप्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिक्षेपण विकसित करेंगे। तो क्या विकसित करेंगे, तर्क संगत, निर्माण, आत्मसात या फिर सक्रियकरण। करेक्ट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे आप कि यह जो प्रक्रिया है यह आत्मसातन के अंतर्गत आती है। क्यों आती है, जिसके अनुसार जब बच्चे कोई नया अनुभव होता है, बच्चे को तब किसी चीज़ का नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्व अनुभव से उसे संबंध करता है या फिर परिमार्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल सीख लिया है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लग जाती है। अब ठीक है, क्या करने लग जाती है, मिलाकर खाने लग जाती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। ये किसके अंदर आता है, इसका स्कीमा में से भी देखो एक क्वेश्चन आ गया। तो अंगीकारक, अनुकूलन, समायोजित या फिर समुचितता। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका यहाँ पे आप, सॉल्यूशन इज स्कीमा से मतलब है कि ये एक ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के विशेष मस्तिष्क में सूचना को क्या करती है, एक तरह से संगठित करती है और व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। और जो स्कीमा होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार की स्कीमा होती हैं। फर्स्ट इज होती है साधारण, सेकंड होती है आपकी जटिल साधारण। ठीक है, तो सीता ने हाथ में दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल सीख लिया तो वो दाल चावल को मिलाकर खाने लग जाती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने क्या है, स्कीमा में दाल चावल खाने का अनुकूलन कर दिया। तो यह एक क्या है, स्कीमा का उदाहरण है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पशु को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जाता है। किसको छोड़कर, मतलब संदर्भगत, अवयभूत, अनुभविक या फिर सामाजिक। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा सी आपका। ठीक है, क्योंकि जो स्टर्नबर्ग के एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे आप, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किए थे और इनके अनुसार क्या था कि तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचना को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यह बुद्धि है। और त्रितंत्र सिद्धांत में 3 उपसिद्धांत थे। कितने आपके 3 उपसिद्धांत थे, जिसमें फर्स्ट चीज आता है संदर्भात्मक, सेकंड आता है अनुबंज्य और थर्ड आता है आपका घटक। लेकिन जो सामाजिक है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। करेक्ट आंसर इज सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो बुद्धि के अंदर से भी आपके क्या है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बार बार कहती हूँ कोई भी टॉपिक को मिस मत करना। थ्योरी क्लास ली गई है, थ्योरी क्लास से रिलेटेड ही इसके अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है।
शिक्षार्थी में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डी ऑप्शन, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यता है उस पर क्या करता है, बल देता है। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे कि आपका हावर्ड गार्डन बुद्धि का जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। तो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रहकर ही क्या करती है, कार्य करती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थ फै छ ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, लेखिम, रूपिम या शाब्दिम। करेक्ट आंसर इसका होगा स्वनिम। ठीक है, क्यों होगा स्वनिम, देखो यहाँ पे हिंदी स्वनिम दो स्तर होते हैं हिंदी स्वनिम के। ठीक है, एक होता है कंटेंट, एक होता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। ओके, तो कथ्य पक्ष भाषा का लक्ष्य होता है और अभिव्यक्ति पक्ष कथ्य को कहने का साधन मात्र होता है। अभिव्यक्ति में दो मूल इकाइयाँ होती हैं, स्वनिम और रूपिम होता है। इन दो में स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है, मतलब कि थ फै छ जो हैं वो स्वनिम ध्वनियाँ आपकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूढ़िबद्धता में से आ गया आपका, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाना और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना, अच्छे लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थी के अच्छे कार्य की सराहना करना, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि लड़के और लड़कियां को एक साथ अपरंपरागत भूमिका में रखना। मीन्स कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें लड़के लड़कियों को एक साथ भूमिका दो, एक साथ रखो। इससे जेंडर रूढ़िबद्धता से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15। क्वेश्चन इज, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। विद्यालय को किसके लिए, व्यक्तित्व शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तित्व शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थी की निष्पाद योग्यता को समान करने के लिए, या ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य अयोग्य है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका होगा इसका आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी में व्यक्तित्व विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुगमन करके, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना। जहाँ बाल केंद्रित के बारे में बात आ जाती है वो इम्पोर्टेंट होता है आपका। मोस्टली जो हमारा जो मनोविज्ञान है, जो बाल शिक्षा है, ये कैसी है, हमारी बाल केंद्रित ही होना ही चाहिए। क्योंकि पहले कैसी थी, पहले शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में जो हमारी शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी में व्यक्तित्व विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी को विशेष विद्यालय में भेजना। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, शिक्षार्थी की जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और अनेक अवसर उनको क्या है उपलब्ध कराना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो मूल्यांकन में से भी आ गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन में से CCE। बोर्ड परीक्षा की अनावश्यक सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर
सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, और शिक्षण के साथ परीक्षा का सामंजस्य। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, कि सीखने को किस तरीके से क्या है अवलोकित करें, रिकॉर्ड करें और उसको सुधारा जाए, इसी चीज़ पर बल देता है। सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे, चलो एक बार और क्लियर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के आकलन में निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया होती है। ये एक तरह से सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के दोष के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाई के बारे में निरंतर उनको क्या मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है। सतत और व्यापक से ही आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जो कंटिन्यू क्या है मूल्यांकन हो रहा है। अब कंटिन्यू तब मूल्यांकन होगा जो टीचर है वो छात्र क्या चीज़ सीख रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ की उसको क्या है नॉलेज, जानकारी मिलती रहती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्र की कठिनाई का समय रहते निदान उपचार हो सकेगा। यथा समय की कठिनाई का निवारण होने से छात्र में क्या है आत्मविश्वास भी जागृत हो जाता है। मतलब तब कंटिन्यू उनका मूल्यांकन होता रहेगा बच्चे का, तो बच्चे का क्या है आत्मविश्वास भी क्या है जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, सुधारा, इस चीज़ पर बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18, विद्यालय आधारित आकलन। मतलब शिक्षार्थी और शिक्षक को अगंभीर लापरवाह बनाता है, ये तो नहीं है इसका। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ये भी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं ऑप्शन इसके। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थी की मदद करता है। तो करेक्ट आंसर इज ये इसका डी ऑप्शन यही है कि वातावरण में क्या है अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या है हेल्प करता है, जो विद्यालय होता है, विद्यालय का जो आकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखने के अधिगम के नियम में से आ गया सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। 3 है सीखने के अधिगम के नियम, तत्परता का, प्रभाव का, ठीक है, और अभ्यास का आपका। तो आपका है थार्नडाइन का तत्परता का नियम, शिक्षार्थी का सामान्य योग्यता स्तर, या फिर सीखने के सातत्य शिक्षार्थी का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा सीखने के सातत्यक शिक्षार्थी में का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यही आपका क्या है तत्परता का नियम है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, एक शिक्षिका कक्षा में शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं लगता। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी के साथ मदद ले सकते हैं, ये भी गलत है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो ये आपका बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन रहेगा आपका, 21 क्वेश्चन रहेगा। 21 क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मेन सेंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर सबसे क्या है अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, या फिर व्यवहारगत विघन। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका सांस्कृतिक कारक। ठीक है, कि इसको छोड़कर इन सबसे क्या है आपकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आता है, एक समावेशी विद्यालय, समावेशी इंक्लूसिव में से तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपका पहले वाला पेपर था 2012 का, उसमें भी समावेशी में से आया था। शिक्षार्थी की नियोग्य
शिक्षार्थी की नियोग्यता के अनुसार उनकी शिक्षा की आवश्यकता को निर्धारित करता है, या फिर शिक्षार्थी की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर शिक्षार्थी के मध्य अंतर करता है, अंतर तो करता ही नहीं है, समग्र बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कि शिक्षार्थी की क्षमता की परवाह ना करते हुए भी वो क्या करता है, अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 प्रतिभाशाली। देखो प्रतिभाशाली में से भी एक क्वेश्चन आ गया। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं को आपका क्या, अधिगम निरोग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक जो टीचर हैं, टीचर के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि अन्य शिक्षार्थी के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को बी ऑप्शन सही रहेगा कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो एक विद्यालय से नहीं दिए जा सकते, जैसे कि उस शिक्षार्थी को विषय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी इंटरेस्ट है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक विषय के अलावा भी और चीज़ में रुचि होती है, जैसे संगीत, खेल, हस्तकला। तो ऐसे शिक्षार्थी को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की क्या होती है, उसको नीड होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है। मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कारक, आनुवांशिक, वातावरण, अभिप्रेरणा, या फिर बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर इज बी और सी दोनों, मतलब कि आपका आंसर इज होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थी को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखता है और क्या कैसे। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना कि उसको सुनो। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये तो ठीक नहीं रहेगा। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, कि सीखने वाले के द्वारा क्या है, व्यक्तिगत कार्य करना। किसके लिए, क्वेश्चन में ध्यान देना कि बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा ए ऑप्शन, कि शिक्षार्थी को कुछ यह छूट दे दो कि वो क्या सीखना है उसको और कैसे सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। गतिक कौशल में अधिगम निरोग्यता कहलाती है। आपको अधिगम अक्षमता वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, या डिस्प्रेक्सिया, या डिसलेक्सिया। तो करेक्ट आंसर इज होगा इसका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे कि इसमें क्या होता है डिस्प्रेक्सिया में, कि बच्चे गति समय में सामंजस्य स्थापित क्या है नहीं कर पाते, वे अपने और तेज़ी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते, ये होता है आपका। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया। जबकि जो डिस्फेजिया होता है, जो आपका डिस्फेजिया होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिस्फेजिया में क्या होता है आपका, डिस्फेजिया में क्या होता है, भाषा का विकार होता है। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, गणना का विकार होता है, मैथ्स से रिलेटेड। और डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। अधिगम निरोग्य है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, या ज़रूरी नहीं है कि कार्य पद्धति ही हानि करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, कि
एक चर अवस्था है जो अधिगम निरोग्यता है। सॉल्यूशन देखो यहाँ इसका, सॉल्यूशन इज कि अधिगम निरोग्यता से जो मतलब है, तात्पर्य है उन विकार के समूह से है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने तक करने और गणित के प्रश्न हल करने आदि में क्या होती है, उसको कठिनाई होती है। अधिगम निरोग्य एक क्या है, एक तरह का क्या है, ये चर अवस्था होती है और इसका इलाज भी हो सकता है। ठीक है, उपचारात्मक अध्ययन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है इसमें, और कक्षा में ये अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। मीन्स जो बच्चे हैं, जो अधिगम निरोग्यता बच्चे हैं, उनका क्या है, उनका भी उपचार हो सकता है और वो अन्य बच्चों की तरह भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणाम की आशा करना, समस्या की पहचान, छोटे हिस्सों में बांटना समस्या को, या फिर संभावित युक्ति को खोजना। करेक्ट आंसर इज ए, परिणाम की आशा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, व्याख्यान पर नो। शिक्षार्थी द्वारा दी गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, भयंकर भूल के रूप में क्यों लोगे भाई, नो। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए, नो। जब शिक्षार्थी विचार को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, करेक्ट। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। बहुत से बच्चे होते हैं कि नर्वस हो जाते हैं, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर भी नहीं दे पाती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका को हो सकती है, वह स्वभाव में बहुत कठोर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ए, कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका यहाँ सॉल्यूशन भी है आपका कि सीमा भावात्मक कारण, अकस्मात संवेगात्मक आवेग तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकती। इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही वह क्या होती है, नर्वस हो जाती है, पाँव ठंडे हो जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वो ठीक उत्तर नहीं दे पाती है। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन थे आपके 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थे। तो यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। नया जो हमारा जो न्यू हमारा क्या होगा, नेक्स्ट प्रीवियस जो पेपर होगा हमारा 2014 का, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखते चलो कि आपको कौन से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होते हैं, तो आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से को नहीं कर पा रहे हो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आपको कहाँ पढ़ने की नीड है, कहाँ पढ़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उस चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, तो नाउ ये क्लास होती है ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।